नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुभाषपा का आज प्रदेश स्तरीय सम्मेलन सुबह 10 बजे रविंद्रालय ऑडिटोरियम में ये सम्मेलन होगा। सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर होंगे शामिल। पार्टी महासचिव अरविंद राजभर भी रहेंगे मौजूद। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। तो मिशन 24 की तैयारी में सुभाषपा है और इसी को लेकर आज प्रदेश स्तरीय यह सम्मेलन, जहां ओपी राजभर इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे रविंद्रालय ऑडिटोरियम में यह सम्मेलन होगा और इस दौरान सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर शामिल होंगे और आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा होगी। पार्टी महासचिव अरविंद राजभर भी मौजूद होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। तमाम कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद होंगे। जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ पार्टी का रुख रहने वाला है, उस पर चर्चा की जाएगी। तो रविंद्रालय ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो पार्टी महासचिव अरविंद राजभर भी मौजूद होंगे। पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद होंगे। तो सुभाषपा का आज प्रदेश स्तरीय ये सम्मेलन होने जा रहा है और इस दौरान प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता मौजूद होंगे इस सम्मेलन में और इस दौरान मिशन 24 को लेकर चिंतन मंथन होगा और उसके साथ ही पार्टी के रुख को लेकर भी चिंतन किया जाएगा। जिस तरह से लगातार कई कयास भी लगाए जा रहे थे कि ओपी राजभर कहीं ना कहीं बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ रही है, लगातार मुलाकातें हो रही हैं। तो इस सम्मेलन में पार्टी के रुख को लेकर चर्चा हो सकती है कि आखिर पार्टी किस ओर मुड़ेगी। वहीं यूपी में कई विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। ऊर्जा विभाग में 81 अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ है। परिवहन विभाग में 28 सहायक संभागीय अधिकारियों का तबादला। वित्त विभाग में दर्जन से ज्यादा वित्त अधिकारियों का ट्रांसफर। ग्राम विकास विभाग में 131 खंड विकास अधिकारियों का तबादला। आबकारी विभाग में 125 आबकारी निरीक्षकों का तबादला। तो यूपी में लगातार तबादला एक्सप्रेस चली और इस दौरान देर रात तक कई विभागों में कई तबादले हुए। ग्राम विकास विभाग में 131 तबादले, आबकारी विभाग में 125 अधिकारी, आबकारी निरीक्षकों का तबादला। तो वहीं यूपी में कई विभागों में बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं और स्थानांतरण देखने को मिला है। ऊर्जा विभाग की अगर बात करें तो 81 अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया। परिवहन विभाग में 28 सहायक संभागीय अधिकारियों का तबादला हुआ। इसके साथ ही वित्तीय विभाग में दर्जन से ज्यादा वित्त अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। तो वहीं ग्राम विकास विभाग में 131 खंड विकास अधिकारियों का तबादला देखने को मिला है। स्कंदिता मिश्रा हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, लगातार कल देर रात तक ट्रांसफर की वो सूची आती रही अलग अलग विभागों से, जहां तबादला एक्सप्रेस चली है। बिल्कुल, आपको बता दें परिवहन विभाग हो, तमाम वो बड़े डिपार्टमेंट है जहाँ पर तबादले हुए हैं। इसी क्रम में कई बड़े विभाग हैं। ऊर्जा विभाग की बात की जाए तो वहाँ पर 21 जो है अधिकारियों के कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए हैं। परिवहन विभाग की बात की जाए तो 28 सहायक जो है संभागीय अधिकारियों हैं, उनके तबादले हुए हैं। इसके अलावा वित्त विभाग में दर्जनों से ज्यादा अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं, उनके ट्रांसफर हुए हैं। तो कल रात जो है ट्रांसफर तबादलों का दौर जारी रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट के कई सारे तबादले किए गए हैं। ग्राम विकास विभाग के 131 खंड विकास अधिकारियों का तबादला हुआ है और खास करके आबकारी विभाग जो है वहाँ पर भी 125 आबकारी निरीक्षक जो थे उनका तबादला हुआ है। तो तमाम वो डिपार्टमेंट है, चाहे वो आबकारी हो, ऊर्जा विभाग हो, परिवहन हो या फिर वित्त विभाग हो या ग्राम विकास विभाग हो, ये तमाम वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर कल ट्रांसफर किए गए हैं, चाहे वो अधिकारी हो कर्मचारी हो। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है विभाग से जहाँ पर जो बताया आपको ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है स्कंदिता, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
यूपी ही नहीं बल्कि देश के 30 जून की तारीख ऐतिहासिक बन गई है, क्योंकि ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि माफिया की जमीन पर सरकार ने गरीबों को आशियाना बना कर दिया है। अब तक जो तस्वीरें फिल्म में हुआ करती थी, आज योगी राज में हकीकत बन चुकी हैं। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि कल प्रयागराज में एक ऐसी ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिली जो संभवतः पहली बार हुआ है, जब माफिया की जमीन पर सरकार ने गरीबों को आशियाना बना कर दिया है। तो अब तक जो तस्वीरें फिल्मी हुआ करती थी, आज योगी राज में वो हकीकत बन रही है। जहां प्रयागराज माफियाओं और आतंक के लिए जाना जाता था, लगातार लंबे वक्त तक, कई साल तक माफिया ब्रदर्स का राज था और लगातार जमीनों पर कब्जा करते हुए नजर आते थे। उन्हीं जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर योगी सरकार फ्लैट बना रही है। बाबा के बुलडोजर का डर, माफिया कांप रहा थर-थर। मिट्टी में माफिया, गरीबों को मिला आशियां। याददाश्त पर जोर डालिए और सोचिए कि क्या पहले कभी ऐसी तस्वीरें देखी है? क्या पहले कभी कल्पना की थी कि माफिया की जमीन पर गरीबों के आलीशान आशियाने बस जाएंगे? अब तक तो यही देखा सुना गया कि दबंग ने किसी मजलूम को धमकाकर उसकी जमीन कब्जा ली। समय समय का फेर है, लेकिन ये अपने आप में एक मिसाल है तो योगी राज में देखने को मिल रही है। यही वजह है कि जब 76 फ्लैटों की चाबी सीएम योगी ने गरीब परिवारों को सौंपी तो वो बाबा की जय जयकार कर उठे। जैसे स्वर्ग मिल गया खुद का। बहुत अच्छा, हद से ज्यादा। कैसा कदम है ये योगी सरकार का? ये तो इनका छोटे मोटे कदम है, लेकिन है बहुत अहम कदम। जिसको छत नहीं, जिसको बहुत दिक्कत हो रही है, हर महीना कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, उसका खुद का हो जाता है, तो वो हम लोग से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। धन्यवाद देती है। धन्यवाद, चरण स्पर्श करते हैं। हम उनको देखने के लिए परेशान थे, बस उनको देखने के लिए, और कुछ नहीं, चरण स्पर्श। सीएम योगी ने यूं तो कुंभ से संबंधित कई 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन इन घरों को लेकर उनका संदेश साफ रहा कि यूपी में माफिया नहीं, कानून का राज होगा। कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन। याद करिए विधानसभा में योगी का गुस्से से भरा हुआ वो भाषण, जिसमें योगी ने साफ कहा था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? हुकूमत में हो। तो योगी ने जो कहा वो कर दिखाया। माफिया 7 फुट जमीन के अंदर गया और उस पर खड़ी हो गई 4 मंजिला आलीशान इमारत। वैसे ये तो अभी शुरुआत है। माफिया अतीक की कई 100 करोड़ की बेशकीमती जमीनें सरकार के कब्जे में है। इन जमीनों पर कुल 1500 फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है। कुल जमीनें 20 बीघे से ज्यादा की है। ये जमीनें सुलेमसराय, चकिया, नैनी, कसारी मसारी और झुंसी में है। कुछ फ्लैट्स तो नगर निगम और अन्य सरकारी विभागों के हैं, जिन पर अतीक गैंग का कब्जा था। अब छुड़ाई गई जमीनों पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इनमें नैनी में 400, झूसी में 500, झलवा में 300 फ्लैट बनने हैं। तो वहीं चकिया, फाफामऊ और सुलेमसराय में 100 फ्लैट बनाने की तैयारी है। वैसे यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि गरीबों के लिए जो फ्लैट्स बनाए गए हैं उनमें किसी भी तरह की खानापूर्ति नहीं की गई है। सारे फ्लैट फुल फर्निश्ड बनाए गए हैं। किचन में मार्बल की स्लैब,
नल कनेक्शन, पंखे, एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। हर फ्लैट के सामने फ्लैट मालिक का नाम और फ्लैट नंबर लिखा है। हरियाली और साफ सुथरा वातावरण इसे और खास बना रहा है। सिर्फ 3.5 लाख रुपए में 2 कमरे के फ्लैट दिए गए हैं। फ्लैट्स के रंग रोगन और इंटीरियर का भी खास ख्याल रखा गया है। हर फ्लैट पूरी तरह हवादार और 2 तरफ से खुला है। जाहिर है जिन्हें भी ये घर मिले हैं उनकी तो समझिए लॉटरी निकल आई हो। लेकिन इससे अलग ये बुलंद इमारत इस बात का भी संदेश दे रही है कि गरीबों की जमीन कब्जा करके दहशत की खेती करने वाले के दिन लद गए। अब योगी राज में सिर्फ और सिर्फ कानून की चलेगी। यकीन मानिए ये कदम उठाकर सीएम योगी ने न केवल एक नई परंपरा की शुरुआत की है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका साबित होने वाला है, क्योंकि बीजेपी सरकार के इस कदम को सियासी तौर पर भुनाने में कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फिल्म आदिपुरुष पर पूर्ण प्रतिबंध की याचिका का मामला। फिल्म आदिपुरुष को लेकर हाईकोर्ट ने तलब किया है। मनोज मुंतशिर और भूषण कुमार और ओम राउत को तलब किया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 जुलाई को तलब किया है। मंत्रालय को 1 हफ्ते में कमेटी बनाने का आदेश भी दिया है। 15 दिनों में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड के चेयरमैन सचिव से भी व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया गया है। 27 जुलाई को कोर्ट में पेश की जाएगी कमेटी की रिपोर्ट। तो फिल्म आदिपुरुष पर पूर्ण प्रतिबंध की याचिका का मामला। फिल्म आदिपुरुष को लेकर हाईकोर्ट ने तलब किया है। मनोज मुंतशिर, भूषण कुमार, ओम राउत को तलब किया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 जुलाई को तलब किया है। मंत्रालय को 1 हफ्ते में कमेटी बनाने का आदेश भी दिया है। 15 दिनों में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। हाईकोर्ट में सेंसर बोर्ड के चेयरमैन सचिव से भी व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया गया है। 27 जुलाई को कोर्ट पेश करेगी कमेटी की रिपोर्ट। तो कोर्ट में पेश किया जाएगा कमेटी की रिपोर्ट। तो 15 दिनों में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। और हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड के चेयरमैन से व्यक्तिगत हलफनामा भी तलब किया है। और अधिक जानकारी के साथ स्कंदिता मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, जिस तरह से लगातार आदिपुरुष का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसी को लेकर तमाम कोर्टों में भी याचिका डाली गई है और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने तलब किया है 27 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें जो फिल्म आदिपुरुष रिलीज़ हुई थी अब उस पर पूर्ण तरह जो है प्रतिबंध का मामला जो है वो सामने आया है और लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 27 जुलाई को उनको तलब किया गया है। आपको बता दें लगातार इस पिक्चर का विरोध हो रहा है और अब हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है, यानी कि 27 जुलाई तक उनको अपनी रिपोर्ट पेश करनी है और 15 दिन का टाइम है उनके पास में अपनी कमेटी के साथ बैठकर अपनी रिपोर्ट तैयार करने का। और ख़ास करके जो मनोज मुंतशिर है, भूषण कुमार हैं और ओम राउत हैं, इन तीनों को हाईकोर्ट में तलब किया गया है। और ख़ास करके जो फिल्म के डायलॉग थे वो जो शायर हैं मनोज मुंतशिर उन्होंने लिखे थे और जिस पर कई बार आपत्ति जताई गई थी फिल्म के डायलॉग्स को लेकर, फिल्म के में जो कैरेक्टर के जो कपड़े थे उनको लेकर आपत्ति जताई गई थी। तो उसको लेकर अब हाईकोर्ट की तरफ से 15 दिन का समय दिया गया। 27 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है और 27 जुलाई से पहले अपनी रिपोर्ट्स तैयार करनी है, अपनी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश करनी है। और वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था हिंदू राष्ट्र महासभा की तरफ से। जो है सिनेमा घर के बाहर जो है लोगों ने विरोध किया था फिल्म के जो डायलॉग्स थे उनको लेकर। तो अब जो है सचिव ने भी व्यक्तिगत जो है हलफनामा जो है वो उसको तलब किया गया है। आपको बता दें तमाम जो है वो विरोध वो कहीं ना कहीं आदिपुरुष का देखने को मिल रहा था और उसी को लेकर अब हाईकोर्ट की तरफ से जो है 27 जुलाई का हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 27 जुलाई को तलब किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्कंदिता इस जानकारी को देने के लिए।
चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो एटा से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां ग्राम पंचायत सौहार में ग्राम प्रधान पति की गुंडाई सामने आई है। कमीशन नहीं देने पर रोजगार सेवक को पीटा, तो कनपटी पर रखा तमंचा और जाति सूचक दी गालियां। तो डर से पीड़ित रोजगार सेवक ने किया गांव से पलायन, तो मजबूरन अपने परिवार सहित गांव से पलायन को मजबूर ये परिवार, जहां पीड़ित रोजगार सेवक ने मलावन थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप भी लगा है। तो कनपटी पर रखकर तमंचा और जाति सूचक गालियां भी दी गई प्रधान पति के द्वारा। हमको सौहार ग्राम पंचायत मारते पीटते हैं, घर में नहीं घुसने देते हैं। अभी साहब को हमने प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने कहा कार्रवाई सर जी इतना हो जाए, हम अपने प्लान कर जाएंगे, कहीं हमारा सामान भर जाए किसी तरह से। घर से पलायन कर तो कमीशन खोर प्रधान पति की गुंडाई सामने आई है। किस तरह से पीड़ित रोजगार सेवक को डरा धमकाकर लगातार सौहार ग्राम प्रधान में पति की ये गुंडाई देखने को मिली है। कमीशन नहीं देने पर रोजगार सेवक को पीटा। और अधिक जानकारी के साथ एटा से संवाददाता आरबी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरबी द्विवेदी, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? किस तरह से प्रधान पति की गुंडाई सामने आई है, जहां किस रोजगार सेवक को पीटा गया और इसके साथ ही जाति सूचक गालियां भी दी गई? मैं आपको बताना चाहूंगा, एटा जनपद के थाना मलावन क्षेत्र का एक पूरा मामला है। गाँव सौहार है, जिसके ग्राम प्रधान ने जो है दबंगई दिखाते हुए दलित जो रोजगार सेवक था उससे जबरन 10,000 रुपए महीने की मांग की उसने। उसमें जो पैसा आता है वो 10,000 रुपए महीने हमें रिश्वत का देना है। उसी को लेकर के जब उसने उसका विरोध किया, मना किया, लेकर के उसके साथ मारपीट की है। वही मारपीट को लेकर के जब वो थाने पहुंचा तो थाने में भी उसकी कोई नहीं की। उसी को लेकर के जब वो 3 दिन बाद एसएसपी से मिला तो वहाँ एसएसपी शंकर सिंह और एडिशनल एसपी आदेश उसमें किया एफआईआर दर्ज करने के। तब कल जो है उसकी एफआईआर उठाई है। वहीं अधिकारियों ने जब पूरे मामले को संज्ञान लिया, मीडिया के द्वारा जब पता लगा कि इस तरीके से मारपीट की गई है प्रधान के द्वारा, तो तब उसके खिलाफ कल एफआईआर दर्ज कर दी गई है। लेकिन ये भी आरोप लग रहा है आरबी द्विवेदी कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। एफआईआर तो लिख ली गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल आप कह सकते हैं दबंगों का रसूख है। जिस तरीके से दबंग कर रहे हैं और एक दलित को पीटा, जिस तरीके से पलायन करने को घर से जरूर मजबूर हो गया और उसका ट्रैक्टर जो है उसने दलित का ट्रैक्टर भी रोक लिया दबंग प्रधान ने। और जबरदस्ती जब वो थाने में गया तो पुलिस भी उससे सबूत मांग रही है कि सबूत दो, जबकि उसने कागज अपने दिखाए थे कि ट्रैक्टर मेरे नाम है, मेरा ट्रैक्टर है। दबंगों की दबंगी जिस तरीके से दिख रही है उसको लेकर के जो पलायन कर गया, लोगों में दहशत है इस बात को लेकर, उनके पूरे परिवार में कि वहीं कहीं जो है प्रधान कोई अनहोनी ना कर दे। दबंग प्रधान है, जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब जो मामला संज्ञान में आ गया है तो अब अधिकारी कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरबी द्विवेदी इस जानकारी को देने के लिए। खबर बलिया से है, जहां सिकंदरपुर सीएचसी में तैनात डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला को हाथ में लगी चोट, डॉक्टर ने कंधे का लिखा एक्सरे, तो महिला बार बार लगाती रही गुहार। हाथ को निचले हिस्से में चोट लगी थी, फिर भी डॉक्टर ने कंधे का एक्सरे जिला अस्पताल में कराने को लिख दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने चोट देखकर कंधे का एक्सरे करने से मना किया। पीड़ित महिला सीएमओ कार्यालय पहुंचकर बताई सारी बात, तो सर्विलांस अधिकारी ने आरोपी डॉक्टर को फोन पर फटकार लगाई। तो किस तरह से हाथ के निचले हिस्से में चोट लगी थी, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही देखिए, कंधे का एक्सरे कराने के लिए लिख दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने एक्सरे करने से जिला अस्पताल में मना कर दिया। तो वहीं पीड़ित पूरा मामला लेकर सीएमओ के पास पहुंची और गुहार लगाई, जिसके बाद सीएमओ ने डॉक्टर की फटकार लगाई। और किस तरह से डॉक्टर की लापरवाही सामने आ रही है, महिला बार बार लगाती रही गुहार कि हाथ के निचले हिस्से में लगी है चोट, लेकिन डॉक्टर कंधे का एक्सरे जिला अस्पताल में कराने को लिख दिया। तो जिला अस्पताल के डॉक्टर ने चोट देखकर कंधे का एक्सरे करने से मना कर दिया।
जिसके बाद पीड़ित महिला सीएमओ कार्यालय पहुंचकर अपनी सारी आपबीती बताई। तो वहीं सर्विलांस अधिकारी ने आरोपी डॉक्टर पर फोन कर फटकार लगाई, लेकिन देखिए किस तरह से ये लापरवाही डॉक्टरों की देखने को मिल रही है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है, मैं जिला सर्विलांस अधिकारी बलिया के पद पर कार्यरत हूँ। एक महिला आई थी, उनका ये कहना था कि उनको चोट लगा है और जिस हिस्से में चोट लगा है उसका एक्सरे नहीं डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है। इस संबंध में डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है जिन्होंने मेडिकल किया है। उनका ये कहना है कि जब उन्होंने मेडिकल किया उस समय पूरा विधिवत हेड टू एग्जामिन किया गया मरीज को और शरीर के जिस हिस्से में मरीज ने दर्द बताया या जहाँ पर चोटें लगी थी उसका एक्सरे उन्होंने जो है वो एडवाइस किया हुआ था। मैंने दोबारा से मरीज को डॉक्टर साहब के पास में भेज दिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।